ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर नैरेटिव पैसेज। ठीक है, नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि एक किसी भी तरह का नरेशन देना। ठीक है, नरेशन का मतलब होता है टू टेल अ स्टोरी। ठीक है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें कोई किरदार हो, कैरेक्टर्स हो, कोई सेटिंग हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, कोई थीम हो, उसका स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें देखेंगे और फिर इसके क्वेश्चन टाइप्स और इसके सॉल्व्ड एमसीक्यूज। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीजें हम सीखेंगे, तो एक तो जो भी नैरेटिव पैसेज है उसके हर एलिमेंट को सीखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं एक पैसेज में, उसके कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होते हैं, उसके इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, वो स्टोरी से सीखेंगे और किसी भी स्टोरी को उसके 5 स्टेज स्ट्रक्चर में समझने का तरीका समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी नैरेटिव क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करेंगे। ठीक है, जो भी 6 मोस्ट कॉमन कॉम्प्रिहेंशन ट्रैप्स होते हैं, सीयूईटी बहुत सारे ट्रैप्स देता है अपने एमसीक्यूज में, वो देखेंगे और एक टाइम रीडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे टाइम के अंदर अपना क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो एक नैरेटिव पैसेज क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, तो एक पीस ऑफ राइटिंग है जो कि कोई कहानी बताता है, उसी को हम नैरेटिव पैसेज बोलते हैं। हमेशा इसमें एक किरदार होता है, एक कैरेक्टर होता है, एक सेटिंग होता है कि कहाँ पे वो किरदार कोई काम कर रहा है, इवेंट्स होते हैं जो कि वन आफ्टर अनदर हैपन होते हैं, कि जैसे पहले किरदार छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर गरीबी देखा, फिर उसने उससे लड़ाई की, फिर पढ़ाई किया या कुछ भी किया करके फिर वो कुछ उसने हासिल किया, तो ये एक कहानी है। ठीक है, ये वन आफ्टर अनदर इवेंट्स भी होते जा रहे हैं और इमोशंस होते हैं। ठीक है, जो कि कैरेक्टर्स उस कहानी में फील कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि नैरेटिव पैसेज में अगर हम जैसे देखें, मान लो कि इमेजिन राइटिंग अबाउट द डे यू वॉन योर स्कूल्स एस्से कंपटीशन, हाउ नर्वस यू वर बिफोर एंड हाउ हैप्पी यू फेल्ट व्हेन योर नेम वाज अनाउंस्ड एंड हाउ प्राउड योर पेरेंट्स लुक्ड। तो मान लो कि तुम एक कहानी लिख रहे हो, तुम अपनी डायरी लिख रहे हो और उस डायरी में तुमको लिखना हो कि जिस दिन तुम्हारा ऐसे कंपटीशन था, तुमने लिखने से पहले तुम कितना नर्वस थे, लिखने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ, और जब तुम्हारा नाम अनाउंस हुआ तब तुम्हें कैसा फील हुआ, और तुम्हारे पेरेंट्स कितने प्राउड थे। ठीक है, तो जब तुम इसको लिखोगे ना, तो ये जो तुम्हारी कहानी लिखी जाएगी ये अपने आप में नरेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर कौन है? तो कैरेक्टर तुम हो। ठीक है, एक सेटिंग है, यहाँ एक स्कूल का सेटिंग है जहाँ पे बैठ करके ये सारी चीजें हो रही हैं। इवेंट्स हैं जो कि वन आफ्टर अनदर हो रहे हैं। इवेंट्स क्या है, तो सबसे पहला इवेंट है कि तुम नर्वस थे। ठीक है, ऐसे का कंपटीशन हो रहा है, तुम नर्वस थे, फिर तुम्हें अच्छा लगा, फिर नाम का अनाउंसमेंट हुआ, फिर पेरेंट्स का प्राउड होना, ये सब वन आफ्टर अनदर इवेंट्स हो रहे हैं। और यहाँ पे इमोशंस भी हैं। ठीक है, कि तुम क्या फील कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मिल करके इसको नरेशन बनाती हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स तुम और तुम्हारे पेरेंट्स, इवेंट जो कि कंपटीशन हो रहा है, और इमोशंस जो कि तुम्हारा नर्वसनेस है, हैप्पीनेस है, प्राउडनेस है, ये सब इसके इमोशंस हो गए। फिर इसमें आता है कि कैन यू रिकॉल अ पर्सनल मेमोरी दैट हैज कैरेक्टर्स, अ सेटिंग, इवेंट्स एंड इमोशंस, कि तुम्हारी लाइफ में क्या कोई ऐसा पल है जिसे तुम याद करो तो नरेशन की तरह लगे, वो कहानी लगे। तो ऑलमोस्ट हमारे दिन, हमारे डेली लाइफ में जो भी होता है ना, वो अपने आप में एक नरेशन है, वो अपने आप में एक कहानी है। ठीक है, तुम्हारे दिन में, तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे डेली लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, तुम उसको बैठ करके सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि इस पे मूवी बनाई जा सकती है। ठीक है, कि मेरे साथ जो हो रहा है उस पे पूरी की पूरी एक मूवी बनाई जा सकती है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, वो सबके साथ हो रहा है। ठीक है, हर आदमी की यही कहानी है। तो ये सारे के सारे ये अपने आप में एक नरेशन है। क्यों तुमको लगता है कि तुम्हारी लाइफ पे मूवी बनाई जा सकती है? क्योंकि उस नरेशन में तुम एक किरदार हो, तुम कैरेक्टर हो। ठीक है, और तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ इवेंट्स होते जा रहे हैं, उन इवेंट्स की वजह से तुम्हें लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और वहां पे तुम इमोशंस भी फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, तो हमें लगता है कि हमारी कहानी भी मूवी से कम नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी कहानी का। अगर एक अच्छी कहानी जो है, अच्छी बुरी कोई भी कहानी कहानी है, कहानी के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? वही कैरेक्टर्स, उसके सेटिंग्स, उसके प्लॉट, उसके टोन एंड मूड, उसके थीम और उसके कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये कैरेक्टर है, कोई सेटिंग है जहाँ पे ये हो रहा है, प्लॉट है, ट्विस्ट है, टोन एंड मूड है, उसके वजह से थीम है और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये मिल करके एक स्टोरी बनाते हैं। अब इन्हीं को हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टोरी एलिमेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या है?
तो कैरेक्टर्स आर द पीपल और द एनिमल्स इन द स्टोरी। ठीक है, उस स्टोरी में जो भी कैरेक्टर्स, जो भी लोग हैं, जो भी जानवर हैं, वो उस कहानी के किरदार हैं। ठीक है, तो हर स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर भी दो पार्ट्स में बटे होते हैं, एक मेन कैरेक्टर और एक सपोर्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हर मूवी में होता है ना कि एक मेन हीरो होता है, बाकी उसके आसपास सपोर्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो एक मेन कैरेक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उस कहानी का, और बाकी सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो कि उसे हेल्प करते हैं उसको आगे प्रपोज करने में। फिर कैरेक्टर का ट्रेट क्या होता है? तो कैरेक्टर का ट्रेट होता है इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स व्हाट अ पर्सन इज लाइक, कि वो आदमी है कैसा। ठीक है, कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस आदमी का ट्रेट कैसा है, उस कैरेक्टर का? तो वो क्या करता है वहीं से हमें पता चलेगा कि उसका ट्रेट कैसा है। नॉट फ्रॉम व्हाट ऑथर डायरेक्टली टेल्स यू। ठीक है, सपोज करो कि एक पैसेज में तुम्हें बोल दे ऑथर कि जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा एंग्री है। ठीक है, लेकिन उस पूरे कैरेक्टर में उसने दया वाला चीज दिखाया है उस कैरेक्टर ने। तो अब अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि कैरेक्टर का ट्रेट क्या है, एंग्रीनेस है या फिर काइंडनेस है, तो काइंडनेस होगा। जो तुम्हें ऑथर ने डायरेक्टली बताया वो उसका ट्रेट नहीं है। कैरेक्टर क्या करता है इससे तुम्हें पता करना है कि कैरेक्टर का ट्रेट क्या है। तो क्वेश्चन में ये पूछता है कैरेक्टर ट्रेट क्या क्या होता है। तो एक होता है जैसे ब्रेव, मतलब कि बिना भागे किसी भी चीज को फेस करता है। तो जैसे मान लो इसका क्लू कैसे मिलेगा, तो अगर पैसेज में लिखा है कि वॉक्स इनटू अ डेंजरस प्लेस, स्पीक अप डिस्पाइट रिस्क। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ के समझ जाते हैं कि मतलब वो ब्रेव है, कि रिस्क होते हुए भी उसने बोला। ठीक है, डेंजरस होते हुए भी चीजों में वो गया, भागा नहीं वहां से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है सीयूईटी में कि विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर। ठीक है, या फिर कैरेक्टर ट्रेट। फिर जैसे ऑनेस्ट है, मतलब हमेशा सच बोलता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि एडमिट्स अ मिस्टेक इवन व्हेन इट कॉजेस डिफिकल्टी, कि मुसीबत होते हुए भी उसने अपनी गलतियों को माना, एडमिट किया। तो क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि व्हाई डिड द कैरेक्टर कन्फेस, बिकॉज ही वाज ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये एक ट्रेट होता है। फिर एक ट्रेट होता है डिटरमाइंड। ठीक है, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो जाए हमें करते रहना है। ठीक है, तो कीप्स गोइंग डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, की बहुत सारी मुसीबतें होते हुए भी वो चलता गया, करता गया। तो ट्राइज, इसका स्टोरी क्लू क्या है? तो स्टोरी में ऐसी चीजें हो जैसे ट्राइज अगेन एंड अगेन आफ्टर फेलिंग, या फिर रिफ्यूजेस टू गिव अप। तो ऐसे सेंटेंसेज हो तो हम समझ जाएंगे कि कैरेक्टर का ट्रेट क्या है, डिटर्मिनेशन का है। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ट्रेट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, ऐसे ही एक ट्रेट है इनोसेंट, जैसे प्योर या फिर बिना किसी एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, कि अभी मतलब पहली बार वो कॉलेज से निकला और वो जॉब वाली दुनिया में गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ कि अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज का, तो वहां पे वो इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया कभी। ठीक है, इनोसेंट के बहुत सारे मतलब होते हैं। इनोसेंस का मतलब यहाँ पे ये भी है कि मुझे ज्ञान ही नहीं जिस दुनिया का, मैं उस दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ, तो वहां पे भी मैं इनोसेंट माना जाऊंगा। तो अ चाइल्ड अनअवेयर ऑफ डेंजर, इसको भी इनोसेंट बोलेंगे। ट्रस्ट एवरीवन इजिली, इसको भी इनोसेंट बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है हाउ इज द चाइल्ड कैरेक्टर पोर्ट्रेड, तो उसको चाइल्ड के कैरेक्टर को कैसा दिखाया गया है, तो इनोसेंस दिखाया गया है। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। ठीक, अब कुछ किसी भी काम से हमें उसके ट्रेड को पहचानना है, उसके एक्शन से। ठीक, जैसे मान लो कि रवि क्वाइटली प्लेस्ड हिज लंच बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द हंग्री चाइल्ड एंड वॉकड अवे विदाउट सेइंग अ वर्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि रवि जो है उसने अपना लंच बॉक्स एक भूखे बच्चे के सामने रख दिया और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया। ठीक है, यहाँ पे कैसा तुम्हें लग रहा है कि जो ये कैरेक्टर है, जो रवि है, वो कैसा है? वो काइंड है, बहुत ही दयालु है। ठीक है, काइंड है, हेल्पिंग है। ठीक है, बिना लोगों को बताए लोगों की हेल्प करता है। ठीक, तो यहाँ पे रवि जो है वो काइंड और जेनरस है। ठीक है, वो प्रेज नहीं चाहता कि लोग उसके लिए तालियां बजाएं। ठीक है, कि मैं कुछ दे रहा हूं तो तालियां बजाएं, वो चुपचाप हेल्प करता है। ठीक है, तो इस कैरेक्टर को हम कैसे समझे? उसके एक्शन से। ठीक है, नॉट फ्रॉम अ डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा नहीं होगा। ठीक है, हम पढ़ के समझ गए। फिर आता है जैसे मान लो कि ए कैरेक्टर सीज अ क्लासमेट ड्रॉप देयर वॉलेट। ठीक है, picks it up and returns it without keeping any money. What trait is this? एक क्लासमेट का पर्स गिरते हुए देखा तुमने, तुम कैरेक्टर हो और तुमने बिना कुछ बोले और बिना कुछ पैसे वैसे निकाले चुपचाप वो वॉलेट उठा के उसे दे दिया।
तो ये कौन सा ट्रेट है? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार है, तो ये इसका ट्रेट है। तो ऐसे ही हमें ट्रेट पहचानने पड़ेंगे। फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इमोशंस भी फील करते हैं, ठीक है, और सीयूईटी जो है वो यही चीज, ये भी चीज देखता है कि तुम टेक्स्ट से उसके इमोशंस को समझ पा रहे हो कि नहीं, कि वो कैसा इमोशन फील कर रहा है। तो इमोशंस एक तरीके से कैसे पता चलता है, तो दे आर द सिग्नल्ड थ्रू स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फिजिकल डिस्क्रिप्शंस, नॉट बाय द ऑथर सिंपली नेमिंग द फीलिंग। मतलब ऑथर वहां पे डायरेक्टली बताता नहीं है कि दैट कैरेक्टर इज फीलिंग सैड और कैरेक्टर इज फीलिंग हैप्पी, ऐसा नहीं बताता डायरेक्टली। वहां पे क्या होता है कि वो स्पेसिफिक वर्ड देख करके, जैसे मान लो कि अगर बोले रवि चीयर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब हम इससे समझ आएंगे कि रवि क्या है, खुश है, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक वर्ड से पता करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्क्रिप्शन से पता करना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर बोले कि मान लो कि वो चुपचाप अपनी मुंह लटकाए खड़ा था, ठीक है, मतलब दुखी था होगा, ठीक है। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन से और स्पेसिफिक वर्ड से पहचानेंगे। तो कौन कौन सी फीलिंग्स होती हैं? हैप्पीनेस होता है, इसके सिग्नल वर्ड्स क्या होंगे? अगर पैराग्राफ में दे रहा है बीम्ड, लाफ्ड, सेलिब्रेटेड, ओवरजॉयड, इलेटेड, तो यहां से हम समझेंगे कि जो ये है हैप्पी है, ठीक। फिजिकल साइंस क्या होंगे? तो जैसे बोले कि उसने एक वाइड स्माइल दिया, या फिर स्पार्क ही लुक थ्रू स्पार्कलिंग आईज, या फिर लाइट स्टेप्स, या फिर लाफ्टर, तो ये सब हम समझेंगे कि जो कैरेक्टर है वो हैप्पीनेस फील कर रहा है। सैडनेस है तो इसका सिग्नल वर्ड होगा या तो वेप्ट, मॉर्न, हैवी हार्टेड, डिजेक्टेड, डाउनकास्ट, या फिर अगर वर्ड्स नहीं होंगे तो फिजिकल साइन होगा कुछ, जैसे टीयर्स, स्लो मूवमेंट, साइलेंस, ड्रूपिंग शोल्डर्स, ठीक है। तो ये सब देख करके हम समझ जाएंगे कि ये सैड है। फिर ऐसे ही फियर होता है, फियर का सिग्नल वर्ड क्या है? ट्रेम्बल्ड, फिर सडर्ड, पैनिक्ड, फ्रोजन, हॉरिफाइड, ठीक है, या फिर इसके अलावा पेट्रिफाइड, ठीक है। तो ये सब होता है तो हम समझते हैं। या फिर इसके अलावा एक और होता है टेरिफाइड, तो ये सब होता है तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है वो फियर फील कर रहा है, ठीक है, डर महसूस कर रहा है। कि जैसे मान लो बोले कि हिज वॉइस वाज ट्रेम्बल्ड व्हाइल स्पीकिंग, ठीक है, तो वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वो डर रहा था, ठीक है। फिजिकल साइंस क्या होंगे? कि शेकिंग हैंड्स, ठीक है, रेसिंग हार्ट, पेल फेस, या फिर कैन नॉट मूव। तो ये सब चीजें जब करता है कि वो पेल फेस के साथ खड़ा था, वो मूव नहीं कर पा रहा था, तो इसका मतलब डरा हुआ था। फिर आता है एंगर, एंगर कैसे आता है? फ्यूम्ड, स्नैप्ड, फिर क्लेंच्ड फिस्ट, जैसे बोलते हैं ना ऐसे मुट्ठी भींच लेना, तो क्लेंच्ड फिस्ट, ग्लेयर्ड मतलब आंखों से ऐसे देखना गुस्सा करके, एक्सप्लोडेड। या फिर इसके अलावा फिजिकल साइंस होंगे जैसे रेड फेस, लाउड वॉइस, अग्रेसिव जेस्चर, या फिर कोल्ड साइलेंस। तो ये सब होता है तो हम समझते हैं कि एंगर है, ठीक है। फिर एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट कैसे पता चलेगा? तो सिग्नल वर्ड अगर पैसेज में लिखा होगा बाउंस्ड, कुड हार्डली वेट, आइज लिट अप, बर्स्ट, तो हम समझेंगे कि एक्साइटेड है। या फिर फिजिकल साइंस होंगे क्विक मूवमेंट, रेज्ड वॉइस, कैन नॉट सिट स्टिल, या फिर डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का सिग्नल वर्ड साइड, सुक हिज हेड, फेल्ट हॉलो, स्लम्ड, या फिर फिजिकल साइंस होंगे ड्रूप्ड सोल्जर्स, लॉन्ग साई, अवॉइड्स आई कांटेक्ट। तो ये सब से हम समझेंगे कि डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास इसके इमोशंस आएंगे। ऐसे ही होप है, होप का सिग्नल वर्ड क्या है? कि लुक्ड अहेड, हेल्ड ऑन, विस्पर्ड अ प्रेयर, बिलीव्ड, या फिर ये फिजिकल साइंस अपराइट पोस्चर, काम डिटर्मिनेशन, स्मॉल स्माइल। ऐसे ही कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस का होगा स्टूड टॉल, स्पोक क्लियरली, डिड नॉट हेजिटेट, अस्योर्ड, या फिर फिजिकल साइन होगा डायरेक्ट आई कांटेक्ट, स्टेडी वॉइस, फर्म हैंडशेक, ठीक। तो ये जितने भी साइंस हैं ये तुम्हें खुद ही पैसे से निकालने पड़ेंगे, और सीवीटी से क्वेश्चंस पूछेगा कि ट्रेट क्या है और कैसा फील कर रहा है इस पैसेज में, कैरेक्टर जो है वो कैसा फील कर रहा है। तो वो तुम्हें दो ही चीजों से पता चलेगा कि या तो उस पैसेज में उससे रिलेटेड वर्ड मिल जाए तो उससे पहचान लो कि हैप्पी है, सैड है, एंग्री है, कैसा है, या फिर उसमें जो डिस्क्रिप्शंस मिले हैं उसके बेसिस पे तुम खुद इन्फर करो कि जो कैरेक्टर है वो कैसा फील कर रहा है, ठीक है। फिर इवेंट्स होते हैं दूसरे, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं? तो इवेंट्स आर द थिंग्स दैट हैपन इन द स्टोरी वन आफ्टर द अनदर। तो इवेंट्स का मतलब एक के बाद जो एक चीजें स्टोरी में हो रही है उस कैरेक्टर के साथ या फिर उस कैरेक्टर के अराउंड, उसको हम इवेंट्स बोलते हैं। तो
सिग्नल वर्ड क्या है इवेंट का? तो जैसे बोले फर्स्ट, कि फर्स्ट दिस हैपेंड, देन दिस हैपेंड, फिर देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, सडनली, फाइनली, एज अ रिजल्ट, या फिर बिकॉज ऑफ दिस। तो ये इवेंट्स का सिग्नल वर्ड है। ये सब जब भी आता है ना, तो समझो कि ये स्टोरी के पहले भी एक स्टोरी है और इसके बाद भी एक स्टोरी है। ठीक है, अगर आफ्टर दैट बोला कि इसका मतलब इसके पहले भी कुछ है जो कि बताया गया है और इसके बाद भी आगे कुछ बताया जा रहा है। तो दो इवेंट्स हैं जिनको ये वर्ड्स कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स। जैसे अंडरलाइन एवरी सिग्नल वर्ड you find in a passage before you even read it for meaning, कि जितने भी सिग्नल वर्ड्स तुम्हें मिले पैसेज में, उसको सबसे पहले ध्यान में रखो, क्योंकि जब भी तुमसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा इवेंट से रिलेटेड, तो तुम्हें वही सिग्नल वर्ड के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, वहीं से हमें क्लू मिलता है। फिर आता है सेटिंग। सेटिंग क्या होता है? तो सेटिंग का मतलब होता है द प्लेस एंड द टाइम वेयर द स्टोरी हैपेंस। वो जगह और वो वक्त जहाँ पे वो कहानी चल रही है, जहाँ पे वो चीजें हो रही हैं, उसको हम सेटिंग बोलते हैं। तो जो सेटिंग होता है ना, वही हमारा मूड सेव करता है। ठीक है, कि स्टोरी का जो मूड होगा वो कैसा होगा, वो उस सेटिंग पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि मैं कहानी तुमको सुनाना शुरू करूं और मैं सबसे पहला चीज यही बोलूं कि एकदम अंधेरी रात थी, सुनसान रात थी, हवा धीरे धीरे चल रही थी, अजीब सी आवाजें आ रही थी। अब तुम्हें यही सुन के लग गया कि कहानी में कुछ डरावना है, मतलब कुछ खुशी वाला चीज तो नहीं है। ठीक है, कुछ मिस्टीरियस है। ठीक ऐसे ही मैं तुम्हें बोलूं कि सुबह सुबह का टाइम था, पंछी चहचहा रहे थे, अच्छी सुंदर हवा बह रही थी, तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा अच्छा सुबह का माहौल होगा या फिर कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कुछ डरावना नहीं होगा। तो जो सेटिंग होता है ना, कि कहाँ पे और किस वक्त पे ये कहानी हो रही है, उसी से मूड, स्टोरी का मूड सेट होता है। ठीक है, कि एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर जो है वो अलग अलग चीजें डिफरेंट फील करेगा। अगर मान लो डार्क फॉरेस्ट में है तो अलग फील करेगा, सनी गार्डन में है तो अलग फीलिंग होगी। ठीक है, तो सेम कहानी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें फील करेंगी। जैसे अगर मान लो कि डार्क और स्टॉर्मी नाइट है, तो वो क्या क्रिएट करेगा उस स्टोरी में? फियर क्रिएट करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, डेंजर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो होता है वो रीडर को पहले ही वार्न कर देता है कि कुछ थ्रेटनिंग होने वाला है। ठीक है, कि अंधेरी रात है, जंगल है, तो पहले ही रीडर समझ जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ऐसे ही क्वाइट एम्प्टी हाउस अगर है, कि एक सुनसान घर है, उसमें एक आदमी अकेले रहता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ सैडनेस आएगा, हैप्पीनेस नहीं आ सकता, हमें पहले से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे लोनलीनेस, सैडनेस, मिस्ट्री, ये सब अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो एम्प्टीनेस एक ऐसा सेटिंग है कि वहां पे एक इमोशनल एम्प्टीनेस दिखता है कहानी में। ठीक है, या फिर सैडनेस दिखता है। ऐसे ही अगर स्कूल का प्लेग्राउंड है, तो वहां पे हमें पता है कि जॉय होगा, चाइल्डहुड होगा, इनोसेंस होगा। ठीक, फिर ऐसे ही अगर हॉस्पिटल का वेटिंग रूम है, तो वहां पे हमें पता है कि वरी है, एंजाइटी है, होपनेस है। ठीक है, कि कोई जूझ रहा है अपने लाइफ के साथ या फिर कुछ हुआ है उसके साथ, तो ये चीजें आती हैं। तो कोई भी स्टोरी कहाँ पे होती है और हाउ डज द सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ द पैसेज। तो ये सिंपल है कि हमेशा जो सेटिंग है वो डिस्क्रिप्शन में देखो, यूजुअली ओपनिंग लाइंस में ही बता दिया जाता है कि कहानी का सेटिंग क्या है। क्योंकि जब मैं कहानी सुनाने जाऊंगा तो मैं लास्ट में नहीं बताऊंगा कि एक डार्क फॉरेस्ट है वहां पे, ऐसे सुनसान है, वो स्टार्टिंग में ही बता दी जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ओपनिंग लाइन में ही सेटिंग जो है वो मौजूद रहता है। फिर आता है नेक्स्ट एलिमेंट, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट इज द चैलेंज और स्ट्रगल द मेन कैरेक्टर फेसेस। ठीक है, कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट, क्या चैलेंजेस फेस करता है अपनी लाइफ में, अपनी स्टोरी में, वही उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हर स्टोरी में एक कॉन्फ्लिक्ट है, बिना प्रॉब्लम के कोई, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए कोई भी स्टोरी स्टोरी नहीं लगती। ठीक है, तुम्हें अगर बताया जाए कि एक बहुत ही अमीर बच्चा था, वो पैदा हुआ और एक बहुत ही अमीर घर में, फिर वो अच्छे स्कूल में गया, फिर उसे अच्छा सा बिजनेस मिल गया पापा का, और फिर उसने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत किया, तुम्हें कोई स्टोरी नहीं दिख रही, तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसी जगह पे बताया जाए कि वो जो बच्चा था, बहुत अमीर घर में पैदा हुआ, फिर उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, फिर अचानक से वो लोग सड़क पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि फिर वो सड़क पे आए तो अब वो कैसे कैसे उनकी लाइफ गई, कैसे सरवाइव किए, कैसे वापस से स्टार्ट किए, कैसे फिर से उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया। तो ये तुम्हें अब स्टोरी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें मजा आएगा। तो कोई भी मूवी देखते हो तो उस मूवी में जितना किसी को दबाया जाता है, जितना ज्यादा वो प्रॉब्लम झेलता है, उतना ज्यादा तुम्हें वो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, तो बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई स्टोरी नहीं होता।
ठीक है, कोई भी नैरेटिव होगा तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। अब कैसा कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो या तो पर्सन वर्सेस पर्सन होगा कि एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से लड़ाई, जैसे हीरो और गुंडा, ठीक है, तो वन कैरेक्टर फाइट्स अनदर, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट है बुलीड बाय अ क्लासमेट, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। या फिर पर्सन वर्सेस नेचर होगा कि एक कैरेक्टर जो है वो नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, जैसे मान लो कि ये फार्मर है फाइटिंग अ ड्रॉट, ठीक है, एक किसान है जो कि बार बार सूखे से या फिर फ्लड से लड़ता है कि कैसे उसका बार बार फसल खराब हो जा रहा है, तो पर्सन कैरेक्टर वर्सेस नेचर। या फिर कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी, ठीक है, कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहा है, जैसे कैरेक्टर फाइट्स अगेंस्ट रूल्स और ट्रेडिशंस, ठीक है, कि सोसाइटी उसको जबरदस्ती कह रही है कि ये करो, वो कैरेक्टर कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं सही लग रहा, मैं नहीं करूंगा, तो वो अगेंस्ट सोसाइटी लड़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे अ गर्ल हु वांट्स टू स्टडी बट हर फैमिली रिफ्यूजेस, ठीक है, तो ये पर्सन वर्सेस सोसाइटी है। ऐसे ही पर्सन वर्सेस सेल्फ, कि खुद से लड़ाई है यहाँ पे कैरेक्टर की, कि यहाँ पे अपने इनर, अपने आप से, अपने खुद की अंदर की लड़ाई है, जहाँ पे जैसे मान लो कि डिसाइडिंग वेदर टू टेल द ट्रूथ और लाई, कि जैसे मान लो कुछ हो गया, अब तुम सच बताओगे या झूठ बोलोगे, झूठ बोलने से ये बच रहा है, सच बोलने से ये इसको खतरा हो रहा है, तो ये तुम अपने आप से लड़ रहे हो, तो कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ हो जाता है। तो व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द पैसेज, या तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, या फिर व्हाट चैलेंज डज द कैरेक्टर फेस, ठीक है, तो मान लो बोल सकते हैं ही फेसेस द चैलेंजेस अगेंस्ट द नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हु द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन, खुद से है उसका, या फिर नेचर से है, या फिर सोसाइटी से है, या फिर अनदर कैरेक्टर से है, और वहीं से हमें पता चलेगा कि इन चारों में से ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, किस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है थीम। थीम क्या होता है, तो थीम इज द मेन आइडिया और मैसेज ऑफ द इंटायर स्टोरी, मतलब ये पूरे पूरे स्टोरी का थीम क्या है, ये पूरा का पूरा स्टोरी कहना क्या चाहता है। जैसे मान लो कि वही बच्चा जो पहले बहुत अमीर था, फिर गरीब हुआ, फिर अमीर हुआ, तो वो क्या दिखाता है, हमें होपनेस दिखाता है, होप दिखाता है, ठीक है, होपफुल होना दिखाता है कि हमें स्ट्रगल करके होपफुल रहना चाहिए। तो ऐसे ही जो थीम है वो पूरे इवेंट का एक तरीके से समरी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल आइडिया है, समथिंग दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर जो चीज फील कर रहा है वो सिर्फ उस पैसेज का थीम नहीं है, वो यूनिवर्सल है, जो भी उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो हर आदमी के साथ होता है, ठीक है, जो भी जैसे होपफुल है तो होपफुल होना हर आदमी को पे अप्लाई होता है, ठीक है। फिर जैसे थीम क्या क्या होगा, तो जैसे एक स्टोरी है, अ बॉय चीट्स इन एन एग्जाम बट फेल्स एनीवे, ठीक है, कि चीट करता है फिर भी फेल होता है, तो क्या दिखा रहा है कि डिसऑनेस्टी डज नॉट लीड टू सक्सेस, कि डिसऑनेस्टी से हमेशा बेईमानी से हमेशा सक्सेस नहीं मिलता। तो ये स्टोरी है, ये उसका थीम है। फिर एक स्टोरी है, अ रिच मैन रियलाइजेस हिज फैमिली मैटर्स मोर देन मनी, एक बहुत अमीर आदमी है, उसको ऐसा फील हुआ कि मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, फैमिली को टाइम नहीं देता हूँ, तो मेरी फैमिली जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है देन मनी। तो यहाँ पे क्या है, ट्रू वेल्थ लाइज इन द रिलेशनशिप्स नॉट पॉजेशंस, कि तुम कितनी चीजें तुमने इकट्ठी कर ली, कितने घर कितनी गाड़ी, ये मैटर नहीं करता, क्या मैटर करती है, फैमिली मैटर करती है, रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, ठीक है, तो ये इसका थीम है। ऐसे ही एक स्टोरी है, द गर्ल ओवरकम्स हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक लड़की थी जिसे पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता था, तो वो उसको ओवरकम कर गई। तो क्या बोल रहा है कि करेज कम्स फ्रॉम फेसिंग योर फियर्स, कि अपने जो भी फियर्स हैं, जो भी डर हैं, उनको सामना करो उनका, तो वहां से हिम्मत मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका थीम हो गया। तो ये जितने भी थीम तुमने देखे, ये ऐसे थीम है कि सिर्फ उस पैसे से रिलेटेड थीम नहीं है, ये थीम यूनिवर्सल है, ये हम सब पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन शेयर्स हिज लास्ट फूड विद अ स्ट्रेंजर, व्हाट इज द थीम, ठीक है, समरी नहीं पूछा है, व्हाट इज द थीम, थीम क्या हो सकता है इसका, कि एक बूढ़े आदमी ने अपने आखिरी मील एक स्ट्रेंजर के साथ शेयर की। काइंडनेस, और कुछ, देखो इसमें यहाँ पे भी देखो, शेयर्स हिज फूड विद अ स्ट्रेंजर, ठीक है, अपना खाना दूसरों के साथ शेयर किया, तो ठीक है, ये बहुत अच्छी काइंडनेस है, बट इधर ये भी दिया हुआ है, एन ओल्ड मैन शेयर्स हिज लास्ट फूड, ठीक है, बूढ़ा आदमी है, अपना आखिरी खाना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे थीम क्या है इसका, तो थीम ये है कि इवन इन योर लास्ट स्टेज तुम्हें अपने आप अपनी काइंडनेस, अपनी चीजें भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है, इवन एट द एज, इवन एट द वर्स्ट कंडीशंस, हमें
वैसे ही रहना चाहिए अच्छे से जैसे हम पहले रहे हैं, ये मतलब अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। हमें काइंडनेस दिखाना चाहिए, ये नहीं कि मेरा आखिरी खाना है तो फिर मैं सारा खा जाऊंगा, मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि थीम को हम एक वर्ड में ही डिस्क्राइब कर दें, जरूरी नहीं है कि एक वर्ड काइंडनेस या कुछ ला करके थीम को बताया जा सकता है कि कहना क्या चाहता है। फिर हर एक नैरेटिव पैसेज जो होता है वो यही 5 स्टेज फॉलो करता है, ठीक है। कि इन पांचों स्टेजेस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 स्टेज क्या है? तो बिगिनिंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, एंडिंग, ठीक है। हर स्टोरी का ये 5 स्टेज होता है। तुम कोई भी मूवी, कोई भी स्टोरी उठाओ, उसमें सबसे पहला बिगिनिंग होता है, फिर धीरे धीरे वो क्लाइमेक्स की तरह राइज करता है, फिर क्लाइमेक्स आता है, और क्लाइमेक्स के बाद से फिर वो स्टोरी फॉल करने लगती है और फिर एंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो कौन से स्टेज पे हो, इससे बहुत आसानी से हमें पता कर सकते हैं कि हमें किस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहले बिगनिंग हुआ, फिर राइजिंग एक्शन हुआ, फिर हम क्लाइमेक्स पे पहुंच गए कि अब क्लाइमेक्स आ गया, ठीक है। और क्लाइमेक्स के बाद अब वो स्टोरी फॉल करने लगती है, फिर वो एंड हो जाती है। फिर जैसे बिगनिंग कैसे होगा, तो मान लो बिगनिंग में बोले कि प्रिया हैड ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ द डार्क, प्रिया हमेशा अंधेरे से डरती थी। हर रात, एवरी नाइट शी स्लेप्ट विथ 2 लाइट्स ऑन, 2 बल्ब जला करके सोती थी। इवन एज 14 ईयर ओल्ड, द थॉट ऑफ डार्कनेस फिल्ड हर विद ड्रेड, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रिया जो है वो हमेशा से अंधेरे से डरती थी, हर रात वो 2 बल्ब जला के सोती थी, और 14 साल की होने के बावजूद जो अंधेरे का सोच था उससे भी वो डर जाती थी, ठीक है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। ये बिगिनिंग है कि अब स्टार्ट कर रहा है कि पहले प्रिया का कैरेक्टर बताया कि प्रिया जो है वो डर रही है, ठीक है, किसी चीज से डरती है। तो यहाँ से इफ अ क्वेश्चन आस्क अबाउट कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, तो हम यहीं पे बिगिनिंग में देखेंगे कि कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए। फिर है राइजिंग एक्शन, अब वो राइज कर रहा है कि एक शाम एक पावर कट हुआ, थंडर स्टॉर्म आया था, तो उसी टाइम पे पावर कट हुआ, जो घर था वो कंप्लीटली डार्क हो गया, ठीक है। प्रिया का जो छोटा भाई था अर्जुन, वो जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो उसको पता था कि प्रिया को पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो घर नहीं है। तो अब ये एक्शन क्या हुआ कि धीरे धीरे राइज करा है, पहले पहले वो अंधेरे से डरती थी, फिर लाइट काट दिया, ठीक है, और डराने के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, तो यही हम राइजिंग एक्शन पे देखेंगे। उसके बाद फिर आया क्लाइमेक्स कि प्रिया जो है वो दरवाजे पे डार्क हॉलवे पे खड़ी रही, उसका जो हार्ट था वो बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसने एक स्लो ब्रेथ लिया, विस्पर्ड आई कैन डू दिस, कि मैं ये कर सकती हूँ, एंड वॉक्ड थ्रू द डार्कनेस टू अर्जुन रूम, और वो डार्कनेस से होते हुए अर्जुन के कमरे तक गई। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा क्लाइमेक्स आ गया कि यहाँ पे अब हम सोचेंगे कि प्रिया ने किया क्या उस अंधेरे में। तो वो हॉलवे से होकर के अपने भाई तक पहुंची, तो ये क्लाइमेक्स है। फिर आया फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन क्या है कि शी फाउंड अर्जुन, उसको अपने पास बिठाया और उसके लिए गाना गाया जो कि उसकी माँ गाती थी अक्सर, ठीक है। जो क्राइम था वो रुक गया अर्जुन का, और प्रिया ने को रियलाइज हुआ कि उसके जो हाथ थे अब कांप नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये फॉलिंग एक्शन है उस कहानी का। और इसके बाद अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो वही हमें कहाँ पे देखना है, फॉलिंग एक्शन पे, ठीक है। और फिर आता है इसका एंडिंग। एंडिंग में क्या हुआ कि व्हेन द लाइट्स केम बैक ऑन, प्रिया स्माइल्ड टू हरसेल्फ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी हैड फेस्ड द डार्क एंड वॉन, कि पहली बार लाइफ में उसने अंधेरे का सामना किया और वो जीत गई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द थीम और द मैसेज, तो लुक एट द एंडिंग, के पूछे थीम क्या है, एंडिंग क्या है, तो वो उसका अंधेरे से जीतना ही इसका थीम है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर क्वेश्चन पूछे सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो राइजिंग एक्शन पे देखो, टर्निंग पॉइंट पूछे तो क्लाइमेक्स पे देखो, थीम या मैसेज बोले तो एंडिंग पे देखो, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन पूछे तो बिगिनिंग, और कंसिक्वेंसेस पूछे तो फॉलिंग एक्शन या फिर एंडिंग, ठीक है। कभी कभी सीवीटी ये भी पूछता है व्हाट विल मोस्ट लाइकली हैपन नेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमें दिया नहीं है, कि वहां पे तो दे दिया कि वो जीत गई, अब उसके आगे क्या होगा, व्हाट विल मोस्ट लाइकली हैपन नेक्स्ट। तो अब हमें ये चीजें पता नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इन्फर करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए, इसको आंसर करने के लिए हमें ट्रेजेक्ट्री पे देखना होगा स्टोरी के, कि स्टोरी का ट्रेजेक्ट्री कैसा था। तो जो डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स हैं वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, और वहां से हम मोस्ट लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे कि यहाँ पे क्या था, पहले फियर था, ठीक है, फिर फियर और बढ़ा, ठीक है, फिर उस फियर को फेस किया गया, फिर वहां से हिम्मत आई,
और फिर उस हिम्मत से डर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्या होने वाला है कि आगे से वो कभी नहीं डरेगी। अब वो अंधेरा हो या कुछ भी हो, वो उसका आसानी से सामना कर लेगी। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर हमको आउटकम्स प्रेडिक्ट करने हो, तो एक स्टोरी है, एंड्स विद अ स्टूडेंट हु हैज फेल्ड ट्वाइस बट स्टडीज हार्डर एंड अप्रोचेस द एग्जाम विथ न्यू कॉन्फिडेंस। कि एक बच्चा है जो कि 2 बार फेल हो गया, लेकिन फिर वो और मेहनत से पढ़ा और फिर उसने एग्जाम में नए कॉन्फिडेंस के साथ फिर से एग्जाम दिया। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? तो स्टोरी जिस तरीके से वर्ड्स को रख रही है उस हिसाब से पता चल रहा है कि अब ये बच्चा पास होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं पे बोल रहा है कि 2 बार फेल हो गया, उसके बावजूद उसने और मेहनत से पढ़ा और एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वो फिर से गया। तो ऐसा नहीं है कि नए कॉन्फिडेंस से गया और पिछली बार से भी और कम नंबर लेकर के आया। ठीक है, यहाँ यहाँ क्लाइमेक्स है ही नहीं, यहीं पे आकर के रोक दिया है। यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है कि इसके बाद नेक्स्ट होगा क्या। ठीक है, कि क्या होगा इसके आगे? तो इसके आगे वो बच्चा पास होगा। ठीक है, अब बोलने को ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा दोस्त होगा, तुमको पता होगा कि फिर से फेल ही होगा तो फेल होगा बट ऐसा स्टोरी में नहीं होता। स्टोरी जब भी हम लिखते हैं ऐसा जब भी होता है और तुम फेल भी हुए हो और तुम फिर से हार्डर और अच्छे से पढ़ाई करो, फिर से अप्रोच करो नए कॉन्फिडेंस के साथ, तो मोस्ट लाइकली यू विल पास। इसलिए 100% नहीं पूछता, पूछता है मोस्ट लाइकली क्या होगा। ठीक, तो क्या है कि ही विल सक्सीड इन हिज नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, जो पैसेज है वो इसी तरफ मूव कर रहा है, उसका हार्ड वर्क, उसका ग्रोइंग कॉन्फिडेंस, ये क्लूज है उसके कि अच्छा कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर वो पास ही होगा। फिर एक स्टोरी है, इट शोज अ साई कैरेक्टर, शर्मिला है, प्रैक्टिसिंग अ स्पीच अलोन एवरी नाइट फॉर अ मंथ। ठीक है, एक बहुत ही शर्मिला कैरेक्टर है, इंट्रोवर्ट है, जो कि हर जगह बोल नहीं पाता है और वो पिछले 1 महीने से अकेले रात को स्पीचेस प्रैक्टिस कर रहा है। तो कंपटीशन में क्या होगा? व्हाट हैपेंस एट द कंपटीशन? तो ट्रेजेक्टरी क्या है कि वो 1 महीने से डेली रात में अकेले प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ से मोस्ट लाइकली क्या होगा कि मोस्ट लाइकली वो जाएगा और एक अच्छा स्पीच दे करके आएगा। ठीक है, फिर सीवीटी जो है वो नैरेटिव पैसेज में 9 अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स लाती है। 9 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नैरेटिव में। कैसे कैसे पूछे जाते हैं? तो जैसे मेन आइडिया क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि व्हाट इज द पैसेज मोस्टली अबाउट। ये पैसेज किस बारे में है, इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है। तो ये कहाँ से निकालेंगे? ओवरऑल पॉइंट, मतलब सारे पैसेज को पढ़ के तब हमें पता चलेगा कि इस कहानी का मेन आइडिया क्या है। जैसे एक पैसेज है जो कि डिस्क्राइब करता है अ बॉय हु ग्रोज अप इन पॉवर्टी, वर्क्स हार्ड, फेसेस मेनी फेलियर्स, बट इवेंचुअली बिकम्स अ सक्सेसफुल टीचर हु हेल्प्स हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक बच्चा है जो कि बहुत गरीबी में रहा, बहुत मेहनत की, बहुत सारे फेलियर्स फेस किए और इवेंचुअली एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर बना जो कि अब हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ से मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया ये है अ पर्सन्स डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम पॉवर्टी एंड हार्डशिप टू क्रिएट अ मीनिंगफुल लाइफ। ठीक है, कि एक आदमी का अगर डिटर्मिनेशन रहेगा, अगर वो डिटर्मिन्ड रहेगा कि नहीं मुझे करना है तो करना है, तो वहां से पॉवर्टी, हार्डशिप, ये सब कुछ कंकर करके और वो एक अपना मीनिंगफुल लाइफ बना सकता है। ठीक है, तो ये मेन आइडिया क्वेश्चंस होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द मेन आइडिया और द मैसेज ऑफ द एंटायर स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज या फिर मेन आइडिया, तो मैसेज क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि आस्क व्हाट अ कैरेक्टर्स एक्शन रिवील्स, कि कैरेक्टर का जो एक्शन है वो क्या रिवील करता है, वो क्या दिखाता है, क्या शो करता है कैरेक्टर के बारे में या फिर नॉर्मली। तो जैसे अर्जुन सॉ हिज क्लासमेट ड्रॉप हिज वॉलेट, ही पिक्ड इट अप, ran after him and returned it without keeping any money। यहाँ पे क्या दिखाता है? ऑनेस्ट और ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, कि यहाँ पे कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा, बट उसके एक्शन से पहचान के हम बोल सकते हैं कि ट्रस्ट वर्दी है। फिर इन्फ्रेंस क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो पैसेज है वो क्या इंप्लाई कर रहा है। जैसे हमने फैक्चुअल में देखा था कि इन्फ्रेंस में हमें खुद से पता करना होता है कि पैसेज से क्या तुम इन्फर कर रहे हो, क्या इंप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इट कैन बी इन्फर्ड दैट, या फिर व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द कैरेक्टर। तो ऐसे इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे द क्लासरूम फेल साइलेंट व्हेन द टीचर वॉक्ड इन, एवरी स्टूडेंट स्ट्रेटेंड इन देयर सीट।
कि जैसे ही टीचर वॉक इन किया सारे बच्चे एकदम शांत हो गए और सबके सब अपने सीट पे चुपचाप सीधे होकर के बैठ गए। तो ये क्या दिखाता है कि टीचर जो है स्ट्रिक्ट है और जो क्लास में रिस्पेक्ट कमांड करता है, बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये दिया नहीं गया, ये हमने पढ़ के पैसेज से इन्फर किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक और है, जैसे सुनीता हैड नॉट स्पोकन टू हर सिस्टर इन 3 years। 3 साल से सुनीता ने अपनी बहन से बात नहीं किया। जब उस दिन फोन बचा रात को, तो उसने अपनी बहन का नाम देखा फोन पे, स्क्रीन पे, एंड सी हेजिटेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर पिकिंग अप। ठीक है, तो फोन उठाने से पहले लंबे टाइम तक वो पहले हेजिटेट की थी कि उठाऊं या नहीं उठाऊं। तो यहाँ पे एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, दोनों बहनों के बीच में। और जो सुनीता है वो अनसर्टेन है, मतलब श्योर नहीं है कि उसे यहाँ पे रिकंसाइल करना चाहिए, ये सब खत्म करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि दोनों के बीच में झगड़ा है और उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसको खत्म करें या फिर क्या करें। फिर इन्फ्रेंस जो होता है वो जो भी टेक्स्ट है वहीं से आना चाहिए, अपने लाइफ एक्सपीरियंस से नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस है कि मैं होता तो काट देता, मेरी बहन होती तो मैं फोन ही नहीं उठाता, काट देता। तो ये तुम्हारा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, बट तुम पैसेज के हिसाब से अगर जाओगे तो यहाँ पे हमेशा पूरी कहानी बताया होगा, ऐसा नहीं इतनी शॉर्ट लिखा होगा, तो उस कहानी के हिसाब से तुम इन्फ्रेंस करोगे। ठीक है, जैसे अगर इसी कहानी में बताया होता पहले कि जो सुनीता है वो बहुत ही इगोइस्ट है, इगोइस्टिक है, वो किसी की नहीं सुनती है, उसका पापा से झगड़ा हुआ तो उसने कभी बात नहीं किया, तो फिर हम यहाँ पे समझ जाते कि अब वो अपनी बहन का भी कॉल नहीं उठाएगी। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी वो झगड़ा शांत खत्म नहीं करेगी। फिर वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि जो भी पैराग्राफ में यूज हुआ है उससे रिलेटेड कि जो वर्ड है एज यूज्ड इन द पैसेज, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। जैसे द चाइल्ड लुक्ड एट द स्वीट्स विद लॉन्गिंग। अब क्वेश्चन ये है, द वर्ड लॉन्गिंग मीन्स मोस्ट नियरली मीन्स। अब देखो लॉन्गिंग के मतलब बहुत सारे होते हैं, इसका एग्जैक्ट तुमको डिक्शनरी मीनिंग नहीं ढूंढना है। ठीक है, पहले भी बताया था कि कभी भी डिक्शनरी मीनिंग पे जाओगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गिंग का मतलब क्या है, अगर तुम्हें मान लो कि लॉन्गिंग वर्ड का मतलब भी नहीं पता तो भी तुम समझ सकते हो द चाइल्ड लुक्ड एट द स्वीट्स विथ लॉन्गिंग। ऑब्वियस है, यहाँ पे नफरत से तो देख नहीं रहा होगा। ठीक है, बच्चा है मिठाइयों को देख रहा है तो कैसे देख रहा होगा कि एकदम तड़प के कि चाहिए मुझे। ठीक है, बहुत श्रद्धा से देख रहा होगा, तो डीप डिजायर। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, तो बहुत डीप डिजायर से देख रहा होगा। तो यहाँ पे लुकिंग या फिर सर्चिंग, लॉन्गिंग का एक्चुअल मतलब लुकिंग या फिर सर्चिंग होता है, तो ये यहाँ पे मतलब नहीं होगा। जो कॉन्टेक्स्ट है स्वीट्स का और जो बच्चे का, वो ये साफ साफ दिखाता है कि डीप डिजायर है यहाँ पे, कि बहुत उसे इच्छा है कि चाहिए मुझे ये मिठाई। ठीक है, फिर टाइटल क्वेश्चंस पूछता है कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, कि इस पैसेज का मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या होगा। तो एक अच्छा टाइटल, जैसा कि फैक्चुअल में देखा था, वो मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ डिटेल को, एक डिटेल या फिर किसी स्पेसिफिक पैसेज को नहीं करता। तो पूरे पैसेज का जो मेन हमारा टाइटल है उसके बेसिस पे बनेगा। फिर आता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, कि इसमें क्या पूछेगा कि व्हाट हैपेंड बिफोर और आफ्टर द गिवन इवेंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि इस इवेंट के पहले क्या हुआ। तो यहाँ पे वही सिग्नल वर्ड्स चाहिए, फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, आफ्टर, बिफोर, फाइनली। तो ये सब सिग्नल वर्ड्स देखने पड़ते हैं हमें। जैसे एक ऑथर पर्पस क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस पैसेज, कि ऑथर का पर्पस क्या था ये कहानी लिखने के पहले। ठीक है, या फिर कहानी लिखने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है द ऑथर रोड दिस पैसेज मेनली टू, मतलब ऑथर ने ये पैसेज क्यों लिखा। तो वहां पे अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे एक हो सकता है कि एंटरटेन करने के लिए लिखा। तो यहाँ पे कब हम ये चूज करेंगे कि एंटरटेन करने के लिए लिखा, जब जो पैसेज हो वो फन हो, एक्साइटिंग हो और अम्यूजिंग हो। तो हमें अगर ऐसा लगे कि पैसेज ऐसा है तो इसका मतलब एंटरटेन करने के लिए लिखा। अगर ये जो पैसेज है उसमें ऐसा कुछ हो कि हार्डशिप को ओवरकम कर रहे हैं या फिर कुछ नया कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब पैसेज लिखा गया किसके लिए, इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, कि इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे ही अगर पैसेज में ऐसा हो कि पैसेज विविडली डिस्क्राइब्स अ प्लेस, अ पर्सन और मूवमेंट, तो इसका मतलब ये पैसेज डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया। ऐसे ही पैसेज में ऐसा हो कि वहां पे एक नरेटर जो है पर्सनल फीलिंग या फिर मेमोरी शेयर कर रहा है, तो इसका मतलब टू रिफ्लेक्ट और एक्सप्रेस, इसके लिए ये कहानी लिखी गई है। अब आता है ऑथर पर्पज। ठीक है, कि यहाँ पे ऑथर का पर्पज क्या है, टू कमेंट ऑन द सोसाइटी।
ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टोन। टोन क्या आता है कि ऑथर का एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट, और मूड क्या होता है, हाउ द रीडर फील्स व्हाइल रीडिंग। ये दो चीजें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, और ये दो में सबसे ज्यादा तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, टोन में और मूड में। टोन है कि ऑथर जो है वो सब्जेक्ट के प्रति अपना एटीट्यूड कैसा रखता है, कि ऑथर ने सब्जेक्ट के बारे में कैसा लिखा है। और मूड क्या है कि तुम एज अ रीडर कैसा फील कर रहे हो इसको पढ़ते टाइम। और दोनों बहुत अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि टोन जो ऑथर का हो वो बहुत ही खराब हो, बहुत ही हार्श हो, ठीक है, सब्जेक्ट के प्रति, लेकिन तुम जो है पढ़ते टाइम तुम बहुत ऐसे सपोर्टिव फील करो, तुम बहुत इमोशनल फील करो। तो दोनों चीजें अलग हो जाती है, और दोनों राइटर के चॉइस ऑफ वर्ड से ही पता चलती हैं। जैसे होपफुल, ठीक है, अगर मान लो बोले कि डिस्पाइट एवरीथिंग देयर वाज स्टिल अ रीजन टू स्माइल, हर सब कुछ होने के बावजूद स्माइल करने का रीजन था, तो यहाँ पे होपफुल है। ऐसे ही द ओल्ड हाउस स्टूड एम्प्टी, इट्स मेमोरीज गैदरिंग डस्ट, कि जो पुराना घर था वो खाली था, और उसकी जो मेमोरीज थी उन पे अब उसकी यादों पे धूल पड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सैड एंड थॉटफुल है, तो मेलैंकोलिक। फिर आता है टेंस और सस्पेंसफुल, कि शी टर्न्ड द हैंडल स्लोली नॉट नोइंग व्हाट ले बिहाइंड द डोर, तो उसने दरवाजा खोला और उसे नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, तो इसका मतलब टेंस है, सस्पेंसफुल है। ऐसे ही he closed his eyes and remembered summers that could never return, ठीक है, यानी कि पास्ट को मिस कर रहा है, तो कैसा है, नोस्टैल्जिक है। जब हमें पहले की चीजें, हमें बचपन की चीजें याद आती हैं तो उसको नोस्टैल्जिक बोलते हैं। फिर सेलिब्रेटरी या फिर जॉयफुल है, द होल विलेज गैदर्ड टू डांस एंड फीस्ट, ये पूरा का पूरा गांव नाचने के लिए, और वहां पे जो भी खाने पीने की चीजें थी, त्योहार एक तरीके से था या कुछ था जिसके लिए इकट्ठा हुआ, तो ये क्या है, सेलिब्रेटरी है और जॉयफुल है। फिर क्रिटिकल या फिर आयरोनिक, द ग्रेट लीडर दे सेड वाज टू बिजी टू मीट द पीपल ऑफ ही लेड, ठीक है, कि जो ग्रेट लीडर है वो उन्हीं लोगों से मिलने का टाइम नहीं था जिन्हें वो लेड कर रहा था। ठीक है, लीडर क्या होता है, लोगों को लेड करता है, तो लीडर अपने लोगों से ही ना मिले, तो ये क्या है, आयरोनिक है, ठीक है। जैसे मान लो बोला जाए कि टीचर जो है, टीचर का मेन काम क्या है, टू टीच, ठीक है। अब ये बोला जाए कि टीचर इतना बिजी है कि पढ़ा ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो फिर ये आयरोनिक हो गया कि जिसका काम जो है वो इतना बिजी हो गया कि अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो ट्रेन का ड्राइवर है वो इतना बिजी हो गया कि ट्रेन नहीं चला पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, आयरोनिक है, कि तुम जो काम तुम्हारा मेन है तुम वो नहीं कर रहे हो, उससे अलग कुछ कर रहे हो, तो फिर वो आयरोनिक कहलाएगा। तो ये जो 9 क्वेश्चन टाइप हैं, अब जैसे व्हाट हैपेंड राइट बिफोर द क्लाइमेक्स, ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो इन 9 में से कौन सा मेथड्स तुम निकालोगे, ठीक है। अब आते हैं सीयूईटी के ऑप्शंस, तो दे आर क्लेवरली डिजाइन्ड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स हु रेड केयरलेसली। सिंपल है, तुमने अभी क्वेश्चंस किए, ट्राई किए, क्वेश्चंस में क्या हुआ कि तुमने थोड़ा सा केयरलेस होकर के देखा, तुमने स्टार्टिंग हाफ देखा, तुम्हें पैसेज में मिल गया, तुमने सही कर दिया, तुमने लेटर हाफ पे ध्यान नहीं दिया, वो गलत था, ये पूरा पैसेज गलत। दूसरा ऑप्शन देखते तो वहां पे मे बी सही मिल जाता। तो केयरलेसली किसी भी ऑप्शन को नहीं पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, तब आंसर्स देने होंगे। अब एक होता है, पहला ट्रैप है इमोशनल गेसिंग। जैसे अ पैसेज डिस्क्राइब्स अ सोल्जर सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, एक सोल्जर जो है अपने फैमिली से सेपरेट हो गया ड्यूरिंग वॉर। अब तुम कैसा फील कर रहे हो, सैड, बट द पैसेज शोज हिम राइटिंग होपफुल लेटर्स होम, ठीक है। तुम सैड फील कर रहे हो क्योंकि वो फौजी अपने फैमिली से बिछड़ गया, लेकिन पैसेज में ये लिखा है कि वो अभी भी अपने घर पे लेटर्स लिखता है, तो पैसेज उसे कैसा दिखा रहा है, होपफुल, ठीक है, कि अभी भी लेटर्स लिख रहा है मतलब होपफुल है। तो उसका इमोशन जो है वो होप है, नॉट सैडनेस। तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि इमोशन कैसा है, तो तुम लिख दोगे सैड, ऑप्शन में दिया हो सैड तो तुम सैड टिक कर दो, तो सैड नहीं है, वहां पे कैसा है उसका इमोशन, होपफुल है। तो हमेशा टेक्स्ट के थ्रू जाना है, अपने फीलिंग के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से नहीं जाना है, ठीक। फिर जो पर्सनल बिलीव्स हैं तुम्हारे, वो सीवीटी के पैसेजेस में मैटर नहीं करते, सिर्फ जो पैसेज बोलेगा वही मैटर करेगा यहाँ पे। और इसमें हमेशा ऐसे वर्ड्स ढूंढो जिसमें वनली या फिर ऑल लिखा हो। ये 95 टू 99% ऑफ द टाइम दे आर ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है। जहां पे भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड हो, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड्स क्या होते हैं,
तो ओनली, ऑल, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स गलत होते हैं। फिर कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करना, ठीक है, कि द कोच वॉज कोल्ड विद द प्लेयर्स आफ्टर द लॉस, ठीक है। अब यहां से पूछे कि कोल्ड का मतलब क्या है, तो तुम बोलो ठंडा, ठीक है, या फिर जुकाम, ऐसा नहीं है, ठीक। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखो कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है कि कोच जो था वो प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स हार गए इसलिए उनके साथ कोल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोल्ड का मतलब है वो टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे कोल्ड का मतलब है इमोशनली डिस्टेंट या फिर अनफ्रेंडली, या वो उनसे बातें नहीं कर रहा था, गुस्सा हो गया, यहाँ पे कोल्ड का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है एन इन्फ्रेंस दैट गोज टू फार बियॉन्ड व्हाट द पैसेज एक्चुअली सपोज्ड इज रॉन्ग। तो इन्फ्रेंस वाले, इन्फर वाले क्वेश्चन में हमेशा कैसा इन्फर करना है, जो पैसेज के आसपास रहे। फिर ऑलवेज चेक डज द ऑप्शन डिस्क्राइब इवेंट्स और डज इट डिस्क्राइब एन आइडिया, कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो किसी आइडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर विच ट्रैप कैचेस मोस्ट स्टूडेंट्स, इमोशनल गेसिंग, एक्सट्रीम ऑप्शन, या फिर कंफ्यूजिंग थीम विद समरी। तो ये अलग अलग तरह के चीजें हैं जो कि तुम्हें कंफ्यूज करेंगी। वहां पे कई बार तुम्हें इमोशनल गेसिंग कर लोगे, कई बार एक्सट्रीम ऑप्शंस देखोगे, कई बार कंफ्यूजिंग थीम देखोगे समरी के साथ, तो लगेगा कि ये सही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक नैरेटिव पैसेज को एफिशिएंटली रीड कैसे करना चाहिए, तो पैसेज रीडिंग का मेथड है कि सबसे पहले पैराग्राफ को स्लोली पढ़ो, क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं है, तो इसमें वो जेड मेथड काम नहीं करेगा कि एक बार बस वॉक थ्रू कर गए। यहाँ पे पैसेज को पहले स्लोली पढ़ना पड़ेगा, उसमें कैरेक्टर्स, सेटिंग, सिचुएशन, ये सब इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फिर स्टार्टिंग को पहले स्लोली पढ़ा, उसके से जो मिडिल पैराग्राफ है पैसेज का, वहां पे थोड़ा तेज पढ़ो, वहां पे इवेंट्स देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स देखो, इमोशंस देखो, और फिर जो लास्ट पैराग्राफ है उसको फिर वापस से स्लोली केयरफुली पढ़ो, क्योंकि वहीं पे रिजोल्यूशंस और थीम्स होते हैं, ठीक है। तो तुमने लास्ट और स्टार्टिंग बहुत अच्छे से पढ़ लिया और बीच का थोड़ा फास्ट भी पढ़ लिया, तो तुम्हें पूरी कहानी मिल गई कि पूरी कहानी में हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि 4 से 5 मिनट पर पैसेज देना है। फर्स्ट पास में पूरे पैसेज को 1.5 से 2 मिनट के अंदर रीड करो, सेकेंड पास में क्वेश्चंस का आंसर्स करो 2 से 2.5 मिनट के अंदर। अगर कहीं रुक गए तो स्किप करो, कभी भी हमेशा ध्यान रखना कि पैसेज वाले क्वेश्चन में कभी भी अगर अटके हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको सीधे स्किप करो लास्ट के लिए, कभी वहां पे रुक करके उसके आंसर्स ढूंढने नहीं लगने हैं, ठीक है। अगर टाइम लिमिट से बाहर जा रहे हो तो तुरंत उसको स्किप करो, और कभी भी पूरा पैसेज वापस से री रीड नहीं करना है। 2 बार अगर तुमने पूरा पैसेज पढ़ लिया मतलब तुमने अपना टाइम गंवा दिया वहां पे, ठीक है। एक बार ही पूरे पैसेज को पढ़ना है, दूसरी बार में हमेशा क्या करना है, स्कैन करना है। फिर तो जो भी चीजें तुम्हें चाहिए वो पूरा का पूरा पैसेज में है, पैसेज से बाहर कुछ नहीं सोचना है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। ये पैसेज है, ठीक। अब इस पैसेज में क्या कह रहा है, ये पैसेज 3 पार्ट में है कि विक्रम हैड प्लेड क्रिकेट हिज एंटायर लाइफ, विक्रम ने पूरे लाइफ क्रिकेट खेला, अब वो 32 का हो गया, अब उसके घुटनों में दर्द होता है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लोअर हैं, और सब कोई इंक्लूडिंग हिज ओन टीम अब ये मान चुका है कि वो अपने पास्ट में बेस्ट था, ठीक है। जो कोच है उन्होंने हिंट भी किया है कि अब उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, उसकी वाइफ जो है वो जेंटली सजेस्ट करती रहती है कि हाँ उसे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इवन विक्रम खुद ये चीजें बैठ करके सोचता है, ठीक है, कभी कभी। बट व्हेन द नेशनल टीम्स यंग ओपनिंग बैट्समैन ब्रोक हिज रेस्ट 2 days बिफोर द फाइनल, विक्रम्स फोन रैंग, ठीक है। जो नेशनल टीम का सबसे यंग ओपनिंग बैट्समैन था उसका रेस्ट में चोट लग गई 2 दिन पहले फाइनल से, विक्रम का फोन बजा। अब विक्रम की जरूरत थी उनको, इसलिए नहीं क्योंकि वो ब्रिलियंट था, इसलिए क्योंकि वो अवेलेबल था, ठीक है। उसे ये पता था, उसने अपने पैड्स फिर भी पहने, ठीक है। जो फाइनल था, फाइनल वाज अ डिजास्टर फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से इनके लिए बुरा होने लगा। जो अपोजिशन के बॉलर्स थे वो बहुत तेज थे, एक्यूरेट थे और मर्सीलेस थे। 3 विकेट गिरे इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, और फिर विक्रम वहां पे गया। जो क्राउड था वो चुपचाप था, बहुत पोलाइटली, जो ऐसा चुपचाप रहना जो कि किसी और के लिए बचा के रखा गया हो, मतलब या फिर रिजर्व फॉर समवन नो वन एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम, ठीक है। मतलब ऐसे थे कि अब इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो सब चुपचाप थे। तो ही प्लेड स्लोली एट फर्स्ट, स्टार्टिंग वो धीरे धीरे खेला, केयरफुली खेला, ऐसे आदमी की तरह खेला जो कि मान चुका था कि वो हीरो नहीं है,
और ये डिसाइड कर चुका था कि बस यूजफुल रहना है मुझे। 1 घंटा बीत गया, फिर एक और घंटा बीता, देन अनदर। ही डिड नॉट प्ले ब्रिलियंटली, ही प्लेड स्टबनली। ठीक है, वो जिद के साथ खेला, उसने ब्रिलियंटली नहीं खेला, वो जिद के साथ खेला, पेशेंटली खेला, हर बॉल को ब्लॉक कर रहा था जिसे ब्लॉक करने की जरूरत थी, और जहां पे जरूरत थी सिंगल्स ले रहा था। फिर जब फाइनल ओवर आया तो इंडिया को 14 रन चाहिए थे। विक्रम जो था उसने फर्स्ट बॉल को हिट किया, चौका गया, फिर दूसरे बॉल को हिट किया, 6 रन गए। जो क्राउड था, जो अभी तक चुपचाप बैठा था, सडनली उन्हें अपना वॉइस मिल गया। थर्ड बॉल पे वाइड गया, फोर्थ को उसने मिस कर दिया, फिफ्थ को उसने क्लीन हिट किया और सीधा छक्का गया। तो इंडिया को अब कोई भी रन नहीं चाहिए थे, इंडिया ऑलरेडी जीत चुका था। तो ड्रेसिंग रूम में जो विक्रम था वो चुपचाप एक लंबे टाइम तक बैठा रहा, वो स्माइल नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट क्राइंग, ही वॉज सिंपली सिटिंग द वे अ पर्सन सिट्स व्हेन दे हैव फाइनली सेड एवरीथिंग दे नीडेड टू से। ठीक है, कि जब उसे सब लोग चुप रिटायरमेंट लेने के लिए बोल रहे थे तब वो नहीं बोल पाया, तो उसके थ्रू उसने बोला। ठीक है, अब ये स्टोरी हमने पढ़ ली एक बार, अब हमें सीधे जाना है क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। अब थीम पूछा है, तो थीम का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से जाना है, अपने फीलिंग के हिसाब से नहीं जाना है। ठीक है, तो थीम क्या है, ओल्ड एज इज अ बैरियर दैट कैन नॉट बी ओवरकम। कि बुढ़ापा एक ऐसी बैरियर है कि अब हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, या फिर एक्सपीरियंस एंड डिटर्मिनेशन कैन आउटलास्ट एक्सपेक्टेशंस। ठीक, या फिर क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इन इंडिया, या फिर यंग प्लेयर्स आर ऑलवेज बेटर देन ओल्डर प्लेयर्स। ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, एक्सपीरियंस और डिटर्मिनेशन जो है वो एक्सपेक्टेशंस को आउटलास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो पैसेज है वो विक्रम का डिफाइन एक्सपेक्टेशन है थ्रू पेशेंट डिटर्मिन्ड एंड प्ले। ठीक है, नॉट ब्रिलियंस। तो थीम जो है वो आइडिया है, नॉट दी समरी यहाँ पे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट द फ्रेज पोलाइटली क्वाइट, मतलब चुपचाप। क्राउड जो था वो इट वाज सिटिंग पोलाइटली क्वाइट, यूज्ड फॉर द क्राउड। ये क्या सजेस्ट करता है, द क्राउड वाज बीइंग रिस्पेक्टफुल, द क्राउड वाज एंग्री विथ विक्रम। ठीक है, द क्राउड हैड नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विक्रम एंड डिड नॉट थिंक ही वुड सक्सीड, द क्राउड वाज क्वाइट बिकॉज द मैच वाज बोरिंग। तो बोरिंग तो नहीं था और एंग्री भी नहीं थे। ठीक है, तो क्या वो रिस्पेक्टफुल हो रहे थे चुप होके, या फिर अब उनका एक्सपेक्टेशन ही नहीं था विक्रम से। तो ऑब्वियसली पैसेज में बोला गया है कि एक ऐसे चुप थे कि जैसे उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि द क्राउड हैड नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम विक्रम। फिर है नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट व्हाई विक्रम प्लेड डिस्पाइट नोइंग ही वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस। कि यहाँ से हम विक्रम को पता था कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं है, वो इसलिए उसे फोन किया गया क्योंकि वो अवेलेबल है, फिर भी वो खेला। तो यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि उसे पैसे चाहिए थे, या फिर उसने ये अपॉर्चुनिटी विद ह्यूमिलिटी एक्सेप्ट की और डिसाइड किया कि वो सिंपली बस यूजफुल रहेगा। ठीक, या फिर ही वांटेड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग बाय प्लेइंग ब्रिलियंटली, या फिर ही वाज फोर्स्ड टू प्ले बाय द क्रिकेट बोर्ड। तो नहीं, फोर्स की बात कहीं नहीं हुई, उसे पैसों की बात कहीं नहीं हुई, और वो ब्रिलियंटली तो सोच ही नहीं रहा था खेलने के लिए। ही जस्ट वांटेड टू बी सिंपली यूजफुल। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। फिर तो ही एक्सेप्टेड द अपॉर्चुनिटी विथ ह्यूमिलिटी एंड डिसाइडेड टू बी सिंपली यूजफुल। ठीक है, फिर विक्रम्स फाइनल एक्सप्रेशन, नॉट स्माइलिंग, नॉट क्राइंग, नॉट सिंपली सिटिंग, बेस्ट सजेस्ट। तो जब वो रूम में बैठा था तो यही चीज कर रहा था। तो he was exhausted from the match, he had found inner peace and a sense of completion, और he was unhappy with his performance, और he was planning to retire immediately। तो unhappy तो नहीं होगा, ठीक है, और वो रिटायरमेंट की भी बात नहीं थी। ठीक है, एग्जॉस्ट भी नहीं हुआ था, he had found inner peace and sense of completion। ठीक है, पैसे से यही पता चल रहा है। तो he had found inner peace and sense of completion। फिर आता है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब विक्रम एज अ कैरेक्टर। ब्रिलियंट है, रिजिलियंट है, एरोगेंट है, रेकलेस है। क्या है, तो देखो ब्रिलियंट का मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी, एरोगेंट का मतलब बहुत घमंडी खिलाड़ी। ठीक है, रेकलेस का मतलब बिना सोचे समझे जो मन में आए वो करो, आंख मूंद करके बैठ भाजो, गया तो छक्का, नहीं गया तो आउट। ठीक है, वैसा भी नहीं है। वो क्या है, रिजिलियंट है, कि चुपचाप टिका हुआ है। ठीक है, और वो बस खेले जा रहा है। तो यहाँ से सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट पैसेज पे
कि पैसेज क्या कह रहा है कि एवरी ईयर ऑन हर बर्थडे जो ग्रैंड मदर लीला थी उनको फ्लावर्स आते थे फ्रॉम हर डॉटर, ठीक है, जो कि दूसरे देश में रहती थी। जो फ्लावर्स थे वो एक ब्यूटीफुल से बॉक्स में आते थे, एक पेपर में रैप होकर के विद रिबन। हर साल जो लीला थी वो उन्हें बेस्ट वेस में रखती थी, वास जो होता है उसमें रखती थी इन द हाउस, एंड कॉल्ड हर डॉटर टू से थैंक यू। ठीक है, इस साल जो फ्लावर्स थे वो नहीं आए, उसकी जगह पे एक छोटा सा क्रम्पल्ड एनवेलप आया, मुड़ा हुआ, अराइव्ड विद अ हैंड रिटन नोट। उसमें क्या लिखा था कि अम्मा, मैं इस साल फ्लावर्स भेजना अफोर्ड नहीं कर पाई, पैसे नहीं थे, आई एम सॉरी, आई हैव जस्ट लॉस्ट माई जॉब, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मी, प्रीति। ठीक है, ये लिखा हुआ था वहां पे। तो लीला जो थी उन्होंने उस नोट को 4 बार पढ़ा, उन्होंने उसे टेबल पे नहीं रखा, सी केप्ट इट इन हर हैंड, सी वेंट टू हर किचन, मेड अ कप ऑफ टी एंड सेट बाय द विंडो फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उस शाम उन्होंने प्रीति को कॉल किया, उन्होंने जॉब के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वो दुखी हैं अबाउट द फ्लावर्स। उन्होंने प्रीति से क्या बोला, अबाउट अ क्रो शी हैड सीन दैट मॉर्निंग ट्राइंग टू बिल्ड अ नेस्ट इन द सेम ट्री वेयर अ क्रो हैड बिल्ट अ नेस्ट 30 years ago। ठीक है, कि एक ऑलरेडी 30 साल पहले एक पेड़ में एक कौवा जो है था अपना घर बना चुका था, एक दूसरा कौवा सुबह वहीं पे अपना घर बना रहा था, और उसके बारे में उन्होंने 1 घंटे बात की। When she said goodbye, Preeti was laughing। जब उन्होंने गुड बाय बोला तो वो हंस रही थी। The flowers had never been the gift। ठीक है, गिफ्ट क्या था वहां पे, उसकी हंसी थी। ठीक है, वो खुशी थी। तो व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि मटेरियल गिफ्ट्स आर मोर वैल्यूएबल देन पर्सनल कनेक्शंस। ठीक है, कि मटेरियल गिफ्ट्स ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, नहीं। ठीक है, ट्रू लव एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू प्रेजेंस, वार्मथ एंड अटेंशन। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, मदर्स शुड ऑलवेज सेंड देयर चिल्ड्रन गिफ्ट्स। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे मदर वाली बात नहीं है। फ्लावर्स आर एन अननेसेसरी एंड एक्सपेंसिव ट्रेडिशन, ये भी नहीं बात हुई। बात क्या हुआ कि वहां पे ये दिखाया जा रहा है कि ट्रू लव जो है वो कैसे एक्सप्रेस होता है, वो किसी ऑब्जेक्ट से नहीं होता, फ्लावर्स भेजने से नहीं होता, वो होता है प्रेजेंस से, वहां पे रहने से, बात करने से, वार्मथ से, अटेंशन से, इन सब चीजों से आती है। तो इसका सी हमारा सही हुआ कि ट्रू लव अपने आप को इन इन चीजों से एक्सप्रेस करता है। फिर नेक्स्ट है, व्हाई डिड लीला कीप द नोट इन हर हैंड रेदर देन प्लेसिंग इट ऑन द टेबल। उसने टेबल पे क्यों नहीं रखा, हाथ में क्यों रखा? क्योंकि वो उसे खोने से डर रही थी, या फिर वो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी, अब मूव नहीं कर पा रही थी, बहुत ही ज्यादा शॉक में थी, या फिर द नोट वाज प्रीशियस टू हर, इट शोड हर डॉटर्स ऑनेस्टी एंड वल्नरेबिलिटी। कि जो नोट था वो बहुत ही प्रीशियस था उनके लिए, क्योंकि उसमें उनकी बेटी की ईमानदारी और वल्नरेबिलिटी छुपी थी। एंड सी प्लान टू शो इट टू द नेबर्स, कि वो पड़ोसियों को दिखाना चाहती थी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर सी वॉज टू शॉक टू मूव, ये भी नहीं था। और वो लूज करने से डरती थी, ये भी नहीं था। वहां पे ये था कि ये दिखा रहा था कि उसकी बेटी जो है वह बहुत ईमानदार और वल्नरेबल है, वो बता रही है कि एक्चुअली में क्या हुआ है। तो द नोट वॉज प्रीशियस टू हर, इट शोज हर डॉटर्स ऑनेस्टी। फिर है नेक्स्ट, व्हाई डिड लीला टॉक अबाउट अ क्रो बिल्डिंग अ नेस्ट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट प्रीति जॉब। उन्होंने जब फोन किया तो प्रीति के जॉब के बारे में बात क्यों नहीं किया, क्रो के बारे में क्यों बात किया? बिकॉज शी वॉज फॉरगेटफुल एंड डिड नॉट रिमेंबर द लेटर, कि वो उस बारे में भूल गई थी, या फिर वो प्रीति के प्रॉब्लम्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, या फिर वो चाहती थी कि प्रीति खुद इस बात को पहले उठाए तब मैं उस पर बात करूं, या फिर सी वांटेड टू डिस्ट्रैक्ट प्रीति एंड मेक हर फील लाइट हार्टेड रेदर देन बर्डन्ड, कि सवाल पूछ करके और उसे बर्डन नहीं देना चाहती थी, वो उसे लाइट हार्टेड फील कराना चाहती थी। तो ऑब्वियस है बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि द टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। टोन क्या है यहाँ पे, कि टोन क्या है, कि टेक्स्ट क्या कहता है, टेंस एंड एंग्जियस, या फिर क्वाइटली जॉयफुल एंड इमोशनली वार्म, या फिर मेलंकोलिक एंड होपलेस, या फिर सेलिब्रेटरी एंड ड्रामेटिक। तो कैसा है टोन? तो देखो, टेंस एंड एंग्जियस तो नहीं है, ठीक है, मेलंकोलिक एंड होपलेस भी नहीं है, यहाँ पे होप है, और सेलिब्रेटरी नहीं है यहाँ पे, और ड्रामेटिक। यहाँ पे कैसा है, सिंपल है, बहुत बहुत ही क्वाइटली जॉयफुल है, कि चुपचाप बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं थोड़ा बहुत, और इमोशनली वार्म है, कनेक्शंस हैं, ठीक है, दोनों के बीच में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वाइटली जॉयफुल एंड इमोशनली वार्म। फिर है नेक्स्ट, द फाइनल लाइन, द फ्लावर्स हैड नेवर बीन द गिफ्ट। ठीक है, जो फाइनल लाइन में बोल रहा है कि जो फूल जो थे वो कभी गिफ्ट थे ही नहीं। इट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज लीला डिड नॉट लाइक द रिसीविंग द फ्लावर्स, कि उसे फूल मिलना पसंद ही नहीं था, या फिर
रिवलेशन दैट लव एंड कनेक्शन मैटर मोर देन मैटरिंग थिंग्स, या फिर द ऑथर जजमेंट दैट गिफ्ट गिविंग इज वेस्टफुल, ऑथर का जजमेंट नहीं है यहाँ पे। अ प्रीटी शुड हैव सेंट फ्लावर्स डिस्पाइट लूजिंग हर जॉब, ये भी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल गिफ्ट फ्लावर्स नहीं थे, यहाँ पे एक्चुअल गिफ्ट था प्रेजेंस, कि उसे याद रहता था कि हर बर्थडे पे कुछ भेजना है, या फिर हर बर्थडे पे किसी भी तरीके से कनेक्ट होना है, चाहे वो फ्लावर्स के थ्रू हो, चाहे वो बात करके हो। तो एक ये रिवील करता है कि जो लव और कनेक्शन है वो ज्यादा मैटर करता है देन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, फिर यहाँ पे रिविलेशन दैट लव एंड कनेक्शन मैटर मोर देन मटेरियल थिंग्स। फिर नेक्स्ट पैसेज है द एग्जाम हॉल। क्या कह रहा है कि 20 मिनट्स इनटू द 3 आवर एग्जामिनेशन, अभी 3 घंटे का एग्जाम था और 20 मिनट ही बीते थे, तभी रतन ने नोटिस किया कि जो उसके बगल में लड़का बैठा है उसने लिखना बंद कर दिया। वो अपने पेपर को बस घूरे जा रहा है, उसका पेन मूव नहीं कर रहा है, उसकी जो सांसें हैं वो बहुत सैलो हैं और फास्ट हैं। रतन ने तुरंत देखते ही समझ लिया कि ही हैड सीन इट इन द मिरर 2 years अगो। ठीक है, जिस साल वो फेल हुआ था उस साल उसने भी अपने आप को ऐसे ही शीशे में देखा था, तो उसे समझ में आ गया। जो इन्विजिलेटर था वो बहुत ही दूर था हॉल में, कोई और नोटिस नहीं कर रहा था। रतन जो था वो मिडिल ऑफ हिज ओन आंसर, अपने ही आंसर के मिडिल में था। उसने उसके पास भी ज्यादा टाइम नहीं था, बट समथिंग अबाउट द बॉयज स्टिलनेस मेड हिम पॉज, लेकिन वो जो लड़के को देख करके अपने आप वो रुक गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या हुआ कि वो विस्पर नहीं कर सकता था, मतलब वो धीरे धीरे बोल नहीं सकता था। इसका मतलब कि दोनों को अगर बोलते तो दोनों को बाहर निकाल दिया जाता, और वो आंसर्स के साथ भी हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लड़के के क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसे पेपर भी नहीं पता था। उसने एक ही चीज की, उसने लड़के की तरफ देखा, उसकी आंखें अपनी तरफ, मतलब ऐसा किया कि कनेक्शन बने दोनों में, और उसने नॉड किया, मतलब नॉड का मतलब होता है सर हिलाना। ठीक है, एक स्लो नॉड किया, सर्टेन नोट दैट सेज यू कैन डू दिस, कीप गोइंग। वो एक तरीके से सर के माध्यम से ये कहना चाहता था कि तुम कर सकते हो, जस्ट कीप गोइंग। जो लड़का है उसने ब्लिंक किया, अपनी पलकें झपकाई, लुक बैक एट हिज पेपर, और उसने अपना पेन उठा लिया। रतन जो था वो वापस अपने काम में लग गया, अपने पेपर में लग गया। उसने अपने सारे आंसर्स फिनिश नहीं किए उस दिन, उसने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया जितना वो कर सकता था, बट फॉर रीजंस ही कुड नॉट फुल्ली एक्सप्लेन, लेकिन वो रीजंस ऐसे थे कि वो पूरी तरीके से बता नहीं सकता था। ही लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल फीलिंग बेटर देन ही हैड इन अ लॉन्ग टाइम। उस दिन वो एग्जामिनेशन हॉल को और भी बेटर फील करके निकल रहा था। बाकी टाइम जब वो अपना पेपर 100 आउट ऑफ 100 करके आता था, उससे भी ज्यादा उस दिन फील कर रहा था जिस दिन वो लगभग 80 आउट ऑफ 100 करके आया। क्यों? क्योंकि उसने एक बच्चे की हेल्प की थी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे व्हाई डिड रतन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द बॉयज एक्सप्रेशन, उसे क्यों लड़के का एक्सप्रेशन तुरंत समझ में आ गया कि वो क्या है? क्योंकि उसने प्रीवियस एग्जाम में उस बच्चे को पैनिक होते हुए देख लिया था। ठीक है, या फिर जो लड़का था वो उसे उसके छोटे भाई की याद दिलाता था, या फिर उसने एग्जाम एंजाइटी के बारे में बुक में एक पढ़ रखा था, या फिर उसके पास इस चीज का एक्सपीरियंस था कि जब वो खुद 2 साल पहले फेल हुआ था तो उसे भी ऐसी ही फीलिंग आई थी। तो कहानी में हमने पढ़ा यही था, तो ये होगा। तो ये हमारा ही हैड द सेम एक्सपीरियंस 2 years बैक। फिर है कि रतन का जो डिसीजन था टू नॉट एट द बॉय पोज ही वाज, अब वो बच्चे की तरफ जो देख करके नॉड करना, उसको हिम्मत देना, ये जो डिसीजन था वो क्या दिखाता है कि रतन वाज डिस्ट्रैक्टेड एंड कुड नॉट फोकस ऑन हिज ओन एग्जाम, या फिर रतन जो था वो केयरलेस था अपने रिजल्ट के बारे में, या फिर जो रतन था ही वाज ट्राइंग टू चीट बाय कम्युनिकेटिंग विद द बॉय, या फिर ही वाज एम्पैथेटिक एंड चोज टू हेल्प डिस्पाइट पर्सनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ही वाज एम्फैथेटिक। ठीक है, कि वहां पे एम्फैटिक था और उसने अपने पर्सनल कॉस्ट पे भी उस बच्चे की हेल्प करने की कोशिश की। ठीक है, तो यही है कि ही वाज एम्पैथेटिक एंड chose to help the boy at personal cost। फिर है द फ्रेज द काइंड ऑफ स्लो सर्टेन नोट दैट सेज यू कैन डू दिस। ठीक है, ये लाइन लिखा है तो ये किस तरह का एग्जांपल है? इट इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रतन टू द बॉय। ठीक है, और रतन चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर से देखो चीटिंग की बात नहीं हुई है। फिर एन एक्शन दैट वायलेटेड द एग्जामिनेशन रूल्स, नहीं, इस एक्शन से एग्जामिनेशन का कोई रूल वायलेट नहीं हुआ, ऐसे भी बात नहीं बोला गया है।
फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कन्वेइंग इंकरेजमेंट, कि एक बिना बोले एक तरीके का कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम सामने वाले को हिम्मत दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हिम्मत दे रहे हैं, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है वहां पे, ठीक है, क्या दे रहा था, बस हिम्मत दे रहा था। तो यहाँ पे इंकरेजमेंट दी जा रही है। फिर है नेक्स्ट कि व्हाई डिड रतन लीव द हॉल, ठीक है, फीलिंग बेटर देन ही हैड इन अ लॉन्ग टाइम, उस दिन वो बाकी दिनों से ज्यादा बेटर महसूस क्यों कर रहा था। तो ही वॉज कॉन्फिडेंट ही हैड डन वेल इन द एग्जाम, तो नहीं, ये स्टोरी में लिखा गया है, ये जस्ट उसके उल्टा है, ठीक है, कि ही हैड नॉट डन वेल इन द एग्जाम वाज इजियर देन एक्सपेक्टेड, ये भी बात नहीं हुई है, ठीक है। ही वाज रिलीव्ड दैट द एग्जाम वाज ओवर, ये भी नहीं है। ही फेल्ट सेटिस्फाइड बिकॉज ही हैड एक्टेड विद द काइंडनेस एंड ह्यूमन कनेक्शन, तो ये हमारा सही आंसर है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज, कि इस पैसेज का सेंट्रल मैसेज क्या है, ये पैसेज क्या कहना चाहता है, कि नेवर लूज फोकस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, लेकिन फोकस तो वहां पे खो गया था, ठीक है। फेलिंग एन एग्जाम टीचेज इंपॉर्टेंट लेसन्स, फेल की भी बात नहीं हो रही है। एग्जामिनेशन हॉल्स आर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट्स, या फिर स्मॉल एक्ट ऑफ ह्यूमन काइंडनेस कैन लिफ्ट बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, एक छोटा सा ह्यूमन काइंडनेस रिसीवर और गिवर दोनों को अपलिफ्ट कर सकता है, तो ऑब्वियस है ये उसी की बात की जा रही है। फिर नेक्स्ट है लास्ट पैसेज, द ओल्ड मैंगो ट्री, ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मैंगो ट्री है एट द एज ऑफ द विलेज, गांव के एकदम बाहर एक मैंगो ट्री है, और किसी को भी याद हो उससे भी पुराना वो पेड़ है, मतलब गांव में जितने भी लोग हैं उन सबसे वो पुराना पेड़ है, ठीक है। उसके जो जड़ें हैं वो क्रैक करके रास्ते तक आ गई हैं, और उसकी जो कैनोपी है, मतलब जो उसका ऊपर से छत है, वो इतना चौड़ा है, इतना वाइड है कि इवन 10 बच्चे भी उसके नीचे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं उसकी छांव में। गांव में जितने भी लोग थे सबके पास एक एक स्टोरी थी उस पेड़ से रिलेटेड, कि फर्स्ट किसेस, आफ्टरनून नैप्स, आर्गुमेंट सेटल्ड, डिसीजन मेड, मतलब हर चीजें यहाँ पे हुई थी इस पेड़ के नीचे, ठीक है। इसके अलावा जो नया रोड था वो वहीं से होकर के जाने वाला था, जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ट्री को मार्क किया विद अ रेड एक्स, ठीक है, पेड़ पे ऐसा रेड एक्स लगाया, और प्रोग्रेस में उस पेड़ को चौड़ा होना था, जो ट्री था वो रास्ते में आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे पेड़ था और इस रोड को अब यहाँ से जाना था, तो वो पेड़ रास्ते में आ रहा था। फिर वहां पे किसी ने भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया, किसी ने भी गवर्नमेंट को नहीं लिखा, लेकिन उस मॉर्निंग जो आदमी थे वो वहां पे चेन सॉ के साथ आए, ठीक है। उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखा, वो काटने आए थे पेड़ को, उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड दिखा, जो पूरा का पूरा गांव था वो चुपचाप वहां आकर के पेड़ के नीचे बैठ गया था। बूढ़ी औरत, बच्चे, किसान, ठीक है, स्कूल टीचर, इवन द पोस्टमैन जो कि टेक्निकली ड्यूटी पे था, सब आकर के वहां बैठ गए थे। किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कोई झंडे नहीं उठाए, किसी ने कोई साइंस नहीं दिखाया, चुपचाप बस वहां पे बैठे रहे। जो इंजीनियर्स थे वो वहां बहुत टाइम तक खड़े रहे, उन्होंने फोन कॉल्स भी किए, उन्होंने चुपचाप आर्ग्यू भी किया, ठीक है, अपने आप में। देन दे पुट द चैंसन ऑफ बैग इन द ट्रक एंड ड्रोव अवे, वो चुपचाप चले गए वहां से। 3 महीने बाद जब नया रोड वहां से निकला तो वो इस पेड़ से कर्व होकर के निकला, ठीक है, अराउंड द ट्री, और वहां पे 40 मीटर्स टू द जर्नी और ऐड हो गया, मतलब रास्ता बस 40 मीटर और ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और किसी ने भी कंप्लेन नहीं किया, ठीक है, इसकी रास्ता 40 मीटर लंबा और क्यों हुआ, इसके लिए किसी ने कंप्लेन नहीं किया। तो अब इस कहानी में क्या कह रहा है कि व्हाई डिड द विलेजर्स सिट अंडर द ट्री विदाउट स्पीकिंग और होल्डिंग साइंस, कि वो प्रोटेस्ट ओपनली करने के लिए से डर रहे थे, या फिर उन्हें पता नहीं था कि पेड़ को काटा जा रहा है, या फिर वो वेट कर रहे थे कि कोई आए और उन्हें लीड करे, या फिर देयर साइलेंट प्रेजेंस वाज अ पावरफुल स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड नो वर्ड्स। तो यही है कि उनका जो साइलेंट प्रेजेंस था वही एक इंपॉर्टेंट टूल था, एक पावरफुल टूल था जिसके आगे कोई भी वर्ड की जरूरत नहीं थी। फिर नेक्स्ट है द फ्रेज प्रोग्रेस रिक्वायर्ड विथ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस रिक्वायर्ड विड्थ का मतलब कि अगर प्रोग्रेस चाहिए, लंबी चौड़ी सड़क चाहिए, तो उसके लिए चौड़ा और बनाना पड़ेगा और जगह लेना पड़ेगा, और उसमें पेड़ आ रहा है तो पेड़ भी काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि विलेजर्स एक्साइटमेंट अबाउट द न्यू रोड, या फिर अ साइंटिफिक प्रिंसिपल अबाउट रोड कंस्ट्रक्शन, या फिर द इंजीनियर्स रिस्पेक्ट फॉर द विलेज, या फिर अ कोल्ड ब्यूरोक्रेटिक जस्टिफिकेशन दैट इग्नोर्स ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज। तो ये एक कोल्ड और ब्यूरोक्रेटिक जस्टिफिकेशन था जो कि कह रहा था कि जो कि ह्यूमन और कल्चरल वैल्यू को इग्नोर कर रहा था।
ठीक है, जैसे मान लो कि अभी बोला जाए कि एक डैम बन रहा है और इसकी वजह से 10 लोग मारे गए और 100 लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बोले कि प्रोग्रेस में हमेशा कुछ ना कुछ कोलैटरल डैमेज हो जाता है, कि जब प्रोग्रेस होगा तो कुछ लोगों को क्षति पहुंचेगी। तो ये क्या है, एक तरीके का कोल्ड ब्यूरोक्रेटिक जस्टिफिकेशन है कि तुम उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, लोगों के मरने को जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हो रहा था कि प्रोग्रेस, कि पेड़ क्यों काटा जा रहा है, तो प्रोग्रेस रिक्वायर विड्थ। ठीक है, तो ये बेसिस था, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है द डिटेल, जो डिटेल है यहाँ पे, इवन द पोस्टमैन वाज टेक्निकली ऑन ड्यूटी, ये यहाँ पे डिटेल यूज किया गया है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि द पोस्टमैन वाज बीइंग इररिस्पांसिबल, या फिर जो पोस्टल सर्विसेज थे वो गांव में डिस्टर्ब हो गए थे, रुक गए थे, या फिर जो पोस्टमैन था वो लीडर था ऑफ द प्रोटेस्ट, या फिर जो सॉलिडेरिटी है वो सो कंप्लीट दैट इवन पीपल विद ड्यूटीज अबैंडन देम। तो यहाँ पे दिखा रहा है सोलिडेरिटी, ठीक है, कि एकजुटता इतनी ज्यादा थी कि इवन जिन लोगों की ड्यूटी थी उन्होंने भी ड्यूटी छोड़ करके वहां पे उन्हें ज्वाइन किया। ठीक है, फिर है द रोड कर्विंग अराउंड द ट्री एडेड 40 meters टू द जर्नी एंड नोबडी कंप्लेन्ड। क्यों नहीं कंप्लेन किया, 40 meters इज टू स्मॉलर डिस्टेंस टू मैटर टू एनीवन, या फिर जो इंजीनियर्स थे दे फोर्स द विलेजर्स टू एक्सेप्ट द कर्व्ड रूट। ठीक, या फिर द रोड वाज नॉट एक्चुअली यूजफुल टू एनीवन, या फिर द विलेजर्स वर ग्रेटफुल एंड अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट हैड बीन प्रिजर्व्ड। यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो इंजीनियर्स थे उन्होंने गांव वालों को एक्सेप्ट कराया कि कर्व रोड एक्सेप्ट करो, या फिर जो रोड था वो अब किसी के लिए यूजफुल नहीं था, ऐसा भी नहीं था, या फिर 40 मीटर्स बहुत छोटा डिस्टेंस है, मैटर नहीं करता इसलिए किसी ने नहीं बोला, ऐसा भी नहीं था। यहाँ पे क्या था कि विलेजर्स को पता था कि ये 40 मीटर ऐड होने से उन्हें कितना इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने प्रिजर्व कर लिया, बचा लिया उस पेड़ को। तो ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंस था। फिर द थीम ऑफ द पैसेज इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड एज, जो थीम है पैसेज का उसको हम कैसे बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, या फिर कलेक्टिव क्वाइट रेजिस्टेंस कैन प्रोटेक्ट व्हाट कम्युनिटीज होल्ड सेक्रेड, या फिर कम्युनिटीज शुड ऑलवेज अपोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर ओल्ड ट्रीज आर मोर वैल्यूएबल देन न्यू रोड्स। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि ओल्ड ट्रीज आर मोर वैल्यूएबल देन न्यू रोड्स। ठीक है, कहीं पे अगर मान लो कि पैसेज में लिखा होता है कि यही ओल्ड ट्री इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि यही एक जगह है जहां से सिर्फ और सिर्फ रोड जा सकता है, और इस गांव में हर साल 10 लोग 20 लोग मरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको टाइम से हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, और इस हॉस्पिटल से को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए एक ही पॉसिबल रोड है नदी के ऊपर, और यहाँ पे बीच में पेड़ आ रहा है, तो वहां पे पेड़ काटना जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो पैसेज में ऐसा कहीं नहीं बोला कि जो ओल्ड ट्रीज हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल हैं रोड से। पैसेज में ये भी नहीं बोला कि हमेशा अपोज करते रहो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, या फिर पैसेज में ये भी नहीं बोला कि रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है। वहाँ पे ये बोल रहा है कि जो कलेक्टिव और क्वाइट रेजिस्टेंस है उससे हम अपने कम्युनिटी में जो भी चीजें हम सेक्रेड या फिर होली मानते हैं, ठीक है, या फिर इसको सीरीन भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको भी हम बहुत पवित्र मानते हैं उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट।